चलो। नमस्कार प्यारे साथियों, मेरे YouTube चैनल आनंद स्टडी हब में एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है। आज के सेशन का जो हमारा टॉपिक होगा वो लेखपाल भर्ती परीक्षा का जो सेकंड खंड होता है, यानी कि हिंदी से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। हिंदी में जो हम लोग का पहला चैप्टर होगा वो होगा वर्णमाला। क्या होगा? वर्णमाला। वर्णमाला वर्णमाला जानने से पहले हमको ये जानना होगा कि वर्ण क्या है, वर्णों का विन्यास कैसे होता है, फिर वर्ण बनते कैसे, वर्ण आए कहाँ से हैं। इन सभी क्वेश्चंस का जवाब हम आगे आपको बताते हैं। सबसे पहले तो हमको जानना होगा कि वर्ण है क्या। किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी, किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। किसी भी लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है ध्वनि। जब हम कुछ बोलते हैं तो वाक्य का प्रयोग करते हैं। बोलते समय हम वाक्य के प्रयोग करके ही बोलते हैं। वाक्यों का निर्माण शब्द से होता है और शब्द बोलते समय हम ध्वनि का प्रयोग करते हैं। व्याकरण की भाषा में इसी ध्वनि को वर्ण कहा जाता है। जब भी हम बोलते हैं तो वाक्य का प्रयोग करते हैं। वाक्य शब्दों से मिलकर बना होता है और शब्द जब हम बोलते हैं तो ध्वनि से मिलकर बना होता है। और व्याकरण की भाषा में इसी ध्वनि को हम वर्ण कहते हैं। वर्ण की परिभाषा अगर हम राइट करना चाहें तो लिखेंगे कि वह छोटी से छोटी ध्वनि, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसका खंड ना किया जा सके। ना किया जा सके वर्ण कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे हम जैसे लेते हैं राम। अगर हम आपसे पूछें कि राम कितने वर्ण से मिलकर बना है तो नॉर्मली कुछ लोग बता देंगे जल्दी से देख के कि बस सर 2 वर्णों से, रा और मां। लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। राम मूलतः 4 वर्णों से मिलकर बना है। जब हम कभी सिर्फ ऐसे रा लिख देते हैं तो कुछ लोग इसको बताते हैं कि एक वर्ण लिखा है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये स्ट्रक्चर अपने साथ 2 वर्ण को लेके चलता है। रा को अगर बिना मात्रा के लिखेंगे तो नीचे हम हलंत लगा देंगे। ये हो गया एक वर्ण प्लस आ। इस प्रकार रा जो है वो 2 वर्णों से मिलके बना है। ऐसे जब हम राम को देखेंगे तो ऐसा हम पाएंगे कि राम 4 वर्णों से मिलके बना है। सबसे पहले रा, फिर चूंकि यहां बड़ा आ का मात्रा है इसलिए बड़ा आ, फिर मां। और मां स्वतंत्र रूप से तब लिखा जाएगा, ये मां तब स्वतंत्र रूप से मां पढ़ा जाएगा जब इसके नीचे हम हलंत लगा देंगे। बाकी इस पे अगर हम सिर्फ नॉर्मली ऐसे मां लिख देते हैं मां, तो ये मां और आ से मिलके बना है, तो मां प्लस आ। इस प्रकार राम शब्द 4 वर्णों से मिलके बना है। अब आते हैं कि वर्णमाला क्या है। वर्ण को आप कैलकुलेट करना सीखें कि हाँ एक शब्द में कितने वर्ण हैं। और जो हम अभी तक जानते थे कि हाँ रा लिखा है तो 1 वर्ण है, का लिखा है तो 1 वर्ण है, इसको हम अपनी गलती को सुधारें और ये जानें कि अगर रा लिखा है तो ये 2 वर्णों से मिलके बना है। एक तो रा हलंत लगा के प्लस और, ये 2 वर्णों से मिलके बना है। तो इस प्रकार वर्ण अच्छी तरीके से समझें और उसके बाद अपने अंदर जो गलती पहले से ही हमारे माइंड में मेकअप है उसे दूर करें और आगे गलती ना करें। जैसे अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रमन कितने वर्णों से मिलके बना है
तो कुछ लोग फट से बताएंगे बस सब 3 वर्णों से मिलके बना है, रमन 3 वर्णों से मिलके नहीं बना है। और कुछ लोग कहेंगे नहीं 3 वर्ण दिख रहा तो 3 ही वर्णों से मिलके बना है। रमन बना है 6 वर्णों से मिलके। कैसे? र प्लस अ, मा प्लस अ, ना प्लस अ। रमन कितने वर्णों से मिलके बना है? 6 वर्णों से मिलके बना है। चलिए ठीक है, आशा करता हूं आप लोग वर्ण और उसका विन्यास समझ ही गए होंगे। आगे की टॉपिक अब हम लेते हैं वर्णमाला। वर्ण समझने के ही बाद हम वर्णमाला को समझ सकते हैं। नॉर्मली अगर किसी से पूछा जाए वर्णमाला क्या है तो तुरंत कहते हैं कि शब्दों के समूह को अक्षरों के समूह को, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। आप बताएं ये परिभाषा सही है या गलत? ये परिभाषा बिल्कुल गलत है। सिर्फ वर्णों के समूह को वर्णमाला नहीं कहा जा सकता। हमने यहां सबसे इंपॉर्टेंट एक शब्द छोड़ दिया जो वर्णमाला की परिभाषा में सबसे जरूरी है। वर्णमाला की जो परिभाषा होगी वो होगी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। यहां छूटा तो था सिर्फ एक शब्द, लेकिन वर्णमाला के परिभाषा में अगर ये शब्द नहीं डाले तो वर्णमाला की परिभाषा है गलत। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब क्रमबद्ध और सिर्फ क्रमबद्ध समूह और समूह में क्या अंतर है ये आप लोग समझें। माइन्यूट अंतर है, जल्दी जल्दी समझें, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। क्रमबद्ध समूह का मतलब जैसे अगर हम मान लीजिए 4-5 अंक लेते हैं, अंकों से समझाने का प्रयास करते हैं, 5, 8, 3, 2, 6, ये भी एक समूह है। लेकिन क्रमबद्ध समूह क्या होगा? सबसे पहले जब भी हम गिनती पढ़ते हैं तो 2 ही आता है, उसके बाद 3 आता है, 4 के बाद फिर 5 आता है, 5 के बाद फिर 6 आता है, 6 के बाद फिर 8 आता है। ऐसे ही हम कहें तो समझने के लिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा आरोही क्रम होता है वो ही एक समूह क्रमबद्ध समूह हो सकता है, या अवरोही क्रम होता है वो भी एक क्रमबद्ध समूह ही होता है। किसी न किसी एक क्रम को तो फॉलो करता है, या तो बढ़ता हुआ क्रम या तो फिर घटता हुआ क्रम। तो वर्णमाला की जो सही परिभाषा होगी, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में हम ये जानते हैं कि वर्णमाला में अगर पूछा जाए नॉर्मली कितने वर्ण होते हैं तो फट से जवाब आता है 49 होते हैं। पूछा जाए स्वर कितने होते हैं तो तुरंत लोग छोटा आ से लेके और आहा तक के जितने भी अंक होते हैं उनको गिन के बता देते हैं सर 13 होता है। पूछा जाए व्यंजन कितना होता है, बस फट से का से शुरू करेंगे और फिर यहाँ पे आके खत्म करके यहाँ लिख देंगे सर 36 होता है। और 36 13 आप ही ने तो बताया था कि वर्णमाला में 49 वर्ण होते हैं तो 49 हो गए। लेकिन नहीं, स्वर और व्यंजन में और जो हम अपना कॉन्सेप्ट बना के चलते हैं कि 13 और 36, ये बिल्कुल है गलत। ये बिल्कुल है गलत। वर्णमाला में टोटल जो वर्ण की संख्या है वो 49, यानी हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या क्या है? 49। 49 वर्ण को 2 प्रकार से हम बांटते हैं, एक तो स्वर, एक तो व्यंजन। कुछ वर्ण इसमें स्वर होते हैं और कुछ वर्ण इसमें क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। अब हम वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला में जो 49 वर्णों को 49 वर्ण हैं उनको हम 2 पार्ट में बांट लेते हैं, एक तो स्वर, एक व्यंजन। आप जानेंगे कि स्वर क्या है।
स्वर यानी वोवेल जिसे बोलते हैं। अब हम ये जानेंगे कि स्वर है क्या। तो हिंदी वर्णमाला का वह वर्ण जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किया जा सके, जिसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण का जरूरत ना हो, तो ऐसे वर्णों को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वर की परिभाषा हम लोग लिखेंगे। स्वर हिंदी वर्णमाला का वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो। अर्थात जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित किए जा सके। स्वतंत्र रूप से बिना किसी की सहायता से, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से उच्चारित किया जा सके, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के उच्चारित किए जाए। हिंदी वर्णमाला का वह वर्ण जिसका उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना पड़े, तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर को भी हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। स्वर को भी हम 3 पार्ट में बांट लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम स्वर को लें, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋण ए, आए, ओ, आओ, ये हो गए स्वर। अब कुछ लोग पूछेंगे अंग और आहा क्या है? अंग और आहा स्वर नहीं है। स्वरों की संख्या इसलिए टोटल कितनी है? 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अगर हम इन पे नजर डालें तो हम ये पाएंगे कि इन स्वरों का जो बनावट है वो बिल्कुल अलग अलग है। छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हो, बड़ा हो, ऋण आए हो, और इनका पढ़ने का जो अंदाज है वो भी बिल्कुल अलग है। प्रत्येक अक्षर को पढ़ने में किसी को कम समय लगता है, किसी वर्ण को जब हम पढ़ते हैं जो ज़्यादा समय लगता है। तो समय के आधार पर, यानी जो हम बोलते हैं उस समय के आधार पर स्वर का विभाजन हम कर लेंगे। तो समय के आधार पर स्वरों को हम 3 प्रकार से बांटेंगे। उसके उच्चारण के समय के आधार पर, उनका उच्चारण करते समय में कितना समय लगता है, उसके आधार पर हम स्वर को 3 पार्ट में बांट लेंगे। यहाँ बेस क्या है? उच्चारण में लगे समय के आधार पर। सबसे पहले ह्रस्व स्वर, फिर दीर्घ स्वर, फिर प्लुत स्वर। उच्चारण में लगे समय के आधार पे स्वर को हम 3 पार्ट में बांट लिए। ह्रस्व, इस प्रकार उच्चारण में लगे समय के आधार पे स्वर को हम 3 पार्ट में बांट लिए। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब ह्रस्व स्वर क्या होता है? उच्चारण करते समय जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमें सबसे कम समय लगता है, ऐसे स्वर को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं।
जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इनके उच्चारण में जो समय लगता है वो कहीं बड़ा आ कहने से कम ही लगता है। जैसे अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। पहले जब हम छोटे थे तो हम लोग को पढ़ाया जाता था अ, आ, इ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, आ, ऐसे पढ़ते थे। इसका मेन मकसद यही था बताने का कि जो स्वर हैं वो भी कई प्रकार से डिवाइड है और उच्चारण में लगे समय के आधार पे। तो इस प्रकार जो स्वरों में पहला हस्व स्वर है वो 4 स्वर हैं जो हस्व हैं, वो है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋण। दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर वो स्वर होता है जिसका उच्चारण करते समय उच्चारण में जो समय लगता है वो हस्व स्वर के उच्चारण से दुगना लगता है। जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ। जब हम इसको पढ़ते हैं तो इसके उच्चारण में जो समय लगता है वो हस्व स्वर के उच्चारण में समय लगे समय का दुगना होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लिखेंगे। तो इस प्रकार हर्ष और दीर्घ हो गया। तीसरा बचता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर वह स्वर है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर के उच्चारण से दुगना समय लगता हो, उसे कहते हैं प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर को हम 3 के अंक के आकार में प्रदर्शित करते हैं। हालांकि आजकल ये चलन में नहीं है किंतु जानना चाहिए। और इसका प्रयोग हम दूर से किसी को बुलाने के लिए करते हैं या दूर से उच्चारण के लिए करते हैं। जैसे ओम लिखना है तो यहां पे ये क्या है, प्लुत स्वर है। तो प्लुत स्वर वह है जिसके उच्चारण में दीर्घ स्वर का दुगना समय लगे और इसको हम 3 के अंक के आकार में प्रदर्शित करते हैं। और उसका एग्जाम्पल जैसे ओम। तो आज के सेशन का ये स्वर का जो विभाजन था वो हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी स्वर का विभाजन सिर्फ एक आधार पे पढ़ा है, उच्चारण में लगे समय के आधार पे। अब स्वर का विभाजन हम बनावट के आधार पे भी पढ़ेंगे, वो कल के सेशन में हम आगे इसकी देखेंगे। चलिए तब तक के लिए आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ पाएँ और आगामी आने वाले लेखपाल भर्ती में वो सफल हों। तब तक के लिए धन्यवाद।